जय हिंद दोस्तों। मैं अनिल कुमार गुप्ता एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है RBC। तो दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं कि मैंने पिछले वीडियो में रक्त परिसंचरण तंत्र स्टार्ट किया था और उसके अंतर्गत हमने रक्त कोशिका, हृदय जैसे टॉपिक को देखे थे। और उसमें सबसे पहले मैंने रक्त टॉपिक को स्टार्ट किया था और मैंने बताया था कि रक्त के बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो एग्ज़ामों में आते हैं, उनको मैंने बताया था। और बताया था ये भी कि रक्त परिसंचरण तंत्र में जो भी मैंने रक्त नामक टॉपिक को स्टार्ट किया था, तो रक्त के दो भाग होते हैं मुख्य रूप से। तो एक होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। तो रक्त कोशिकाओं में हमने रक्त प्लाज्मा के बारे में बताया था कि रक्त प्लाज्मा जो होता है वो निर्जीव होता है, यानी कि नॉन लिविंग कह सकते हैं, ये सही है। और जो रक्त कोशिकाएं होती है वो लिविंग होती है। तो हमने रक्त कोशिकाओं में बताया था कि क्रमशः आपको RBC, प्लेटलेट्स और WBC मिलते हैं। तो जिनमें हमने ये बताया था कि ये लिविंग होते हैं। बस इतना ही टॉपिक एंड हो गया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले RBC। तो हम ये देखेंगे कि RBC से संबंधित हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं, उन सबको हमने एक एक पॉइंट करके आपको समझाएंगे। और ये मेरा गारंटी है, ये के लीजिए वादा है कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप मेरा केवल रिवीजन कर लेते हैं पढ़ाए हुए वीडियो से, तो फिर आपका बायोलॉजी का एक भी टॉपिक, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बिकॉज मैंने आपको बताया कि मैं खुद ही एक एस्पिरेंट हूँ, तो एस्पिरेंट के नाते मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आपको हर एक पॉइंट को टच कराया जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि हमने रक्त में सबसे पहले RBC को स्टार्ट किया है। तो RBC में पहला पॉइंट देखें कि RBC का पूरा नाम क्या होता है। तो RBC का पूरा नाम होता है लाल रुधिर कणिका। आप चाहे तो लाल रक्त कोशिकाएं भी कर सकते हैं। हमने बोला था कि आपको कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बचपन से लेके आज तक कभी कंफ्यूजन आते हैं। तो देखिए, कणिका और कोशिका दोनों चीज़ें एक होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए हमने लाल रुधिर कणिका बोलिए चाहे लाल रक्त कोशिका बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, RBC का दूसरा नाम क्या होता है। कभी कभी एग्जामों में आपको दे देता है तो हम समझ नहीं पाते आखिर वो वर्ड्स है क्या। तो आपको एक वर्ड मिलेगा एरिथ्रोसाइट। तो ये वर्ड मिलेगा, यानी कि ये RBC का दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो हमने देखा लाल रुधिर कणिका और दूसरा देखा इसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट। अब इसका निर्माण कहाँ होता है। जब आप अभी तो क्षमा चाहता हूँ, मेरे पास यही बोर्ड है। जब कभी डिजिटल बोर्ड पे आऊँगा तो फिर चित्र वगैरह सब दिखाऊंगा। तो हमारे शरीर में एक जगह होती है, उसका नाम होता है अस्थि मज्जा। आपने नाम सुना होगा बोन मैरो, बोन मैरो उसकी इंग्लिश है। तो अस्थि मज्जा में ही RBC का निर्माण होता है। अच्छा, एक बात और बोलते हैं कि इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। इसकी जो डेथ होती है, यानी कि मृत्यु होती है, वो एक स्थान है, इसका नाम है प्लीहा, या फिर इसको स्प्लीन भी बोल सकते हैं। प्लीहा या फिर स्प्लीन बोल सकते हैं। तो इसकी मृत्यु प्लीहा या स्प्लीन में होती है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी मात्रा कितनी होती है। RBC की मात्रा कितनी होती है। तो हमारे शरीर में RBC की कुल मात्रा मिनिमम 45 लाख से 50 लाख प्रति MMQ होती है। क्यों होती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं आपको वन लाइनर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन एग्जामों में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो वन लाइनर इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसको शॉर्ट नोट समझिए या फिर आप इसका एक प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें मैंने 3-4 किताबों से मिला करके पढ़ी है और मैं आपको एक साथ यहाँ पर दे रहा हूँ। तो ये मेरा आपसे वादा रहेगा कि एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी का, चाहे वो कोई भी वनडे एग्जाम हो, मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। आगे देखते हैं। तो इसका आकार क्या होता है। तो इसका आकार जो होता है वो उभयोत्तल होता है।
आप इंग्लिश में इसको बाइकॉन्केव कह सकते हैं। तो बाइकॉन्केव या फिर उभयोत्तल इसका आकार होता है। अब देखिए इसका जीवन काल कितना होता है, ये तो आपके जुबान पे होगा, आप जानते ही होंगे। इसका 120 दिन इसका जीवन काल होता है। अगला, इसमें केंद्रक होता है या नहीं होता है। तो देखिए सामान्य रूप से आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन कुछ रेयर केस में क्या होता है कि जैसे एक जीव है, उसका नाम है लामा, और एक है ऊंट, एक और है, जैसे हम नवजात शिशु कह लें, तो नवजात शिशु में या ऊंट में या एक जीव है लामा, इन जीवों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। सामान्य रूप से हम लोगों के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, लेकिन एक जीव है लामा, ऊंट और नवजात शिशु के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। अब लास्ट में इसका कार्य क्या होता है, आरबीसी का कार्य क्या होता है। ये सारे पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेशन है, एग्जाम ओरिएंटेड है, तो प्लीज़ इसका नोट्स बनाते रहिएगा, मैं यही कहूँगा, और रिवीजन के लिए हमेशा देखते रहिएगा। इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, तो आरबीसी का मुख्य कार्य होता है O2 बोले तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। इसका मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये जो आरबीसी है, आरबीसी में देखिए हमारे रक्त में दो चीजें, प्लाज्मा और रक्त कोशिका। रक्त कोशिका में आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी सब आते हैं। हमने पहला स्टार्ट किया आरबीसी, तो आरबीसी में एक हीमोग्लोबिन नाम का कुछ लिक्विड होता है, या जो कह लीजिए हीमोग्लोबिन होता है। तो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होता है वही ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लेकिन जैसे मैं ये कह दूं कि मेरे को छत पे जाना है, तो भाई सीढ़ी की आवश्यकता पड़ेगी, तो छत से सीढ़ी अटैच रहता है तभी तो हम छत पे जा पाते हैं। उसी तरीके से आरबीसी में हीमोग्लोबिन रहता है, करता तो परिवहन हीमोग्लोबिन ही है, लेकिन वो आरबीसी के साथ साथ रहता है। तो आरबीसी भी चलता है, हीमोग्लोबिन भी चलता है, और ये अपने कंधे पर ऑक्सीजन को लेता और लेके चल देता है आरबीसी के साथ। तो हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी ही आरबीसी के साथ जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि आरबीसी ऑक्सीजन का परिवहन करता है, ये भी कह सकते हैं। लेकिन आपको हीमोग्लोबिन शब्द जरूर आएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब जरा इसमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक। तो चलिए दोस्तों हम हीमोग्लोबिन के ऊपर चर्चा करते हैं। हीमोग्लोबिन में बहुत सारी पॉइंट को ध्यान देना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ह्यूनफेल्ड। तो साइंटिस्ट था जिनका नाम था ह्यूनफेल्ड। इन्होंने 1840 में 40 ईस्वी में केंचुए के रक्त में मतलब केंचुए के रक्त में उपस्थित आरबीसी में इन्होंने देखा कि हाँ हीमोग्लोबिन केंचुए के रक्त में उपस्थित है। तो हम ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के बारे में सर्वप्रथम ह्यूनफेल्ड नामक वैज्ञानिक ने 1840 में बताया था, ठीक है। अब आते हैं हीमोग्लोबिन के मुद्दे पे। तो हीमोग्लोबिन जो है ये मुख्य रूप से दो शब्द से मिलकर के बना है। पहला है हीम और दूसरा है ग्लोबिन। अब हिम के बारे में चर्चा करें, ध्यान से देखिएगा। तो ये जो हिम है, पहली चीज की अकार्बनिक पदार्थ है, अकार्बनिक है, और इस हिम का अर्थ होता है लौहवर्णक। तो ये जो लौहवर्णक है, इसी लौहवर्णक के कारण जो हमारा रक्त होता है वो लाल होता है, यानी कि आरबीसी लाल होता है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा हमारा ब्लड लाल होता है। तो पहली चीज कि हीमोग्लोबिन दो सबसे मिलकर बना हिम और ग्लोबिन। हिम वास्तव में अकार्बनिक पदार्थ होता है और हिम का अर्थ होता है लौहवर्णक। लौहवर्णक मतलब लाल, लौहवर्णक का रंग लाल होता है। तो हम कह सकते हैं कि आरबीसी लाल कलर का होता है और आरबीसी की संख्या ही हमारे रक्त में बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्लड जो होता है वो लाल होता है। अर्थात सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देगा कि रक्त का रंग लाल क्यों होता है, और ऑप्शन दे देगा कि हीमोग्लोबिन के कारण, और अगर हीमोग्लोबिन ना दे तो फिर ये कह दे कि लौहवर्णक के कारण। तो मतलब जो भी ऑप्शन में देगा आप समझ जाएंगे। दूसरा है ग्लोबिन। ग्लोबिन वास्तव में ये कार्बनिक पदार्थ है, और इस ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, मुख्य रूप से प्रोटीन।
और ध्यान दीजिएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था प्रोटीन के बहुत सारे नाम, जैसे कि एंटीबॉडी, ग्लोबुलिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजिन, इस प्रकार के बहुत सारे प्रोटीन के नाम बताए थे। अब इस हीमोग्लोबिन के अंतर्गत और भी आपको पॉइंट मिलेंगे, जैसे कि अभी हमने देखा कि हीमोग्लोबिन दो सबसे मिलकर के बना है। तो अगर इसका हम डेफिनेशन देना चाहें तो ये कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त लाल वर्णक है जो कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों पदार्थों से मिलकर के बना होता है। पहला पॉइंट कि हीमोग्लोबिन एक लौह युक्त लाल वर्णक है, यह कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों पदार्थों से मिलकर के बना होता है। अगला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है ये वास्तविक रूप से हमारे RBC के साथ हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट, ये जो हीमोग्लोबिन है ये हमारे RBC के साथ ब्लड में प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। अगला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो हीमोग्लोबिन है इसका सामान्य कार्य क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का सामान्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। और ये हीमोग्लोबिन वास्तविक रूप से ऑक्सीजन का परिवहन तो करता ही है, लेकिन अगर स्पेसिफिक पूछ दिया जाए कि मतलब किस क्वांटिटी में, तो हीमोग्लोबिन का एक कण, हीमोग्लोबिन को हम शॉर्ट में दिखा रहे हैं, हीमोग्लोबिन का एक कण ऑक्सीजन के यानी कि O2 के कम से कम 4 अणुओं को ये लेकर के एक साथ परिवहन कर सकता है। मतलब जैसे मेरे पास 50 हीमोग्लोबिन है, मैं बोलूंगा कि तुम यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के चलो दूसरे स्थान पर, तो उसमें से एक हीमोग्लोबिन 4 अणुओं को लेकर के चलेगा, यानी कि हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन के अणुओं को लेकर के चलने की क्षमता रखता है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ये निश्चित रूप से पूछा जा सकता है आने वाले एग्जामों में जो भी हो। तो ये सारे 3-4 पॉइंटर हैं। अब हीमोग्लोबिन जो है ना, ये कुछ मतलब ये कह दे कि ऑक्सीजन से या फिर बहुत सारी गैसों से रिएक्शन करता है। तो रिएक्शन के दौरान भी कुछ ना कुछ अलग प्रक्रिया करता है, ज़रा उसको देखते हैं। तो हीमोग्लोबिन का अब हम थोड़ा सा रिएक्शन देखते हैं। तो पहला पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जब हीमोग्लोबिन, शॉर्ट में हम HB लिख रहे हैं, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। सेकेंड पॉइंट, जब यही हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करता है, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। और तीसरा पॉइंट, जब यही हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड का CO इसका प्रतीक होता है, तो जब हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि HB हीमोग्लोबिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो पहला चीज कि जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, जब हीमोग्लोबिन CO2 के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा, और जब यही हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, अक्सर हमारे बाबा या दादा, नाना नानी जो भी हैं, उनको आपने अक्सर देखा होगा कि ठंडी के मौसम में मिट्टी के बने हुए एक बोरसी में वो लोग हमेशा आग तापते रहते हैं, और जब सोने जाते हैं तो उसको घर के मतलब अपने कमरे के बाहर रख देते हैं या आंगन में रख देते हैं। तो भले उनको साइंटिफिक रीज़न ना पता हो, लेकिन इतना जरूर पता है कि उससे धुआं होता है। तो धुआं में मैक्सिमम रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड ही पाया जाता है। पाए तो बहुत सारे जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी पाया जाता है, बहुत सारे गैसें पाई जाती है, लेकिन मैक्सिमम रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज़्यादा कोयले में पाया जाता है। मतलब जैसे कोयला जलेगा तो बहुत ज़्यादा वो
पोल्यूशन तो करेगा ही, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा रहेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बंद कमरे में कोयला जलाकर कभी नहीं सोना चाहिए, ना ही उसको रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे निकलेगा धुआं, और धुआं में मैक्सिमम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो ऐसा कहा जाता है कि बंद कमरे में कोयला जलाकर कभी ना सोएं या कभी ना रहें, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो हमने हीमोग्लोबिन के बारे में बहुत सारे रिएक्शन देखे। हमने इसमें ये देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड अर्थात कोयला में बहुत ज़्यादा होता है, तो कोयला को बंद कमरे में कभी नहीं जलाना चाहिए, जला करके सोना नहीं चाहिए। तो ये था हीमोग्लोबिन के बारे में। अब अगले दिन हम पढ़ेंगे कि अच्छा एक बात और, हीमोग्लोबिन की मात्रा, एक मिनट, एक पॉइंट और इसमें बता दें। हीमोग्लोबिन की मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा पहला बोल दे मेल और दूसरा बोल दे फीमेल। तो हीमोग्लोबिन की मेल बॉडी में जो मात्रा होती है वो होती है 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और फीमेल यानी कि महिलाओं में कितना होता है? तो ये 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर। ये मुख्य पॉइंट है, ये क्वेश्चन में आ सकता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन कितना होता है? तो मेल में होता है 14 से 18 ग्राम प्रति डेसीलीटर, और फीमेल में 12 से 14 ग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। और नेक्स्ट वीडियो में हम हीमोग्लोबिन से संबंधित डिजीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, बीमारियों के बारे में चर्चा करेंगे, हीमोग्लोबिन से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। तो तब तक के लिए दैट्स इनफ टुडे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।